हेलो एवरीवन, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, फाइनली नॉर्सेट एट वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो एम्स दिल्ली के द्वारा निकाल दिया गया है। आइए जान लेते हैं कि आप क्या जो भी अपडेट है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और इसके अंदर नॉर्सेट एट जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है। तो नॉर्सेट एट वैकेंसी ये होने वाली है और साथ में बात की जाए तो लेवल जो 7 का ये पे मैट्रिक्स रहेगा, जिसके अंदर जो पे ग्रेड की बात की जाए तो 4600 पे ग्रेड आपकी रहने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, आपके पास बीएससी ऑनर नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और ध्यान है दोस्तों, आपके जो कॉलेज होने वाले हैं वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा एफिलेटेड होने जरूरी है। बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए आपका, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों जीएनएम किया है तो आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको जाना जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो एज पर एम्स की गाइडलाइंस बिटवीन 18 से 30, यानी कि मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल एज होनी चाहिए आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और आपके जो भी एसटी कैंडिडेट्स जो हैं और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा एज में वेरी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए जो फीस रहने वाली है वो 3000 रुपये आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है। एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दोस्तों 2400 रुपये, यानी कि 2400 आपकी फ़ीस रहने वाली है। और ऐसे व्यक्ति जो कि डिसेबिलिटीज़ है, डिसेबल है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। ठीक है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग माध्यम से जो फीस को भर सकते हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म जो है भर सकते हैं और फ़ी को पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो अगर जब रिमिट हो जाएगी तो रिफ़ंड किसी भी कारण से नहीं होगी। और बात करें एससी और एसटी कैंडिडेट जो है उनकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी आपकी जब आपका जो भी है रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी फ़ीस जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आपका एग्ज़ाम कब रहने वाला है। तो ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम रहेगा आपका नॉर्सेट वन, यानी कि नॉर्सेट स्टेज वन जो है प्री का एग्ज़ाम रहने वाला है। नॉर्सेट एट प्री का जो एग्ज़ाम लगेगा वो 12 अप्रैल 2025 को लगेगा, शनिवार को। और बात करें आपका मेंस यानी कि स्टेज टू का पेपर जो लगने वाला है वो 2 मई 2025 को फ्राइडे को लगने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एम्स दिल्ली कंडक्ट कराएगा। और बात करते हैं कि ऑनलाइन मोड का ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे पेपर रहेगा आपका, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आप फॉर्म को जो है फिल कर दीजिएगा। ठीक है, 17 मार्च 2025 के बाद जो है आप क्या है इस फॉर्म को भर नहीं सकेंगे। स्टार्टिंग डेट जो है 24 फरवरी 2025 है और लास्ट डेट जो है 17 मार्च 2025 है, यानी कि आपके जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब अपने फॉर्म के साथ में सभी डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ में बात करें, रजिस्ट्रेशन होना आपका आवश्यक है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो सेल्फ चेक करें कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है दोस्तों, अब काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप अपने अगर एसटी एससी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, तो आपने जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट्स है इसको अपडेट ज़रूर कर लें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, आप अपनी इमेज को अपलोड कर लीजिएगा और इमेज के साथ में दोस्तों अपने सिग्नेचर और थंब का इम्प्रेशन ज़रूर आप अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, अपलोड के इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको वेबसाइट पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो इंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर आप किसी जगह पर वर्क कर रहे हैं पहले से तो आपको एनओसी की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप पहले से कहीं पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एससी एसटी कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट जो है इनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो है लास्ट एज जो रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। बात करें एससी और एसटी कैंडिडेट्स तो आप 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 35 ईयर्स तक आप एससी और एसटी कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ओबीसी कैंडिडेट की बात की जाए तो आपके 33 ईयर्स तक आप जो है भर सकते हैं फॉर्म को, यानी कि 30 साल का, आप 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है इनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि आपकी उम्र जो है अगर 56-56 साल से कम है
यानी कि 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से और भी इलेक्शन आपको दिए गए हैं जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जो एक सर्विसमैन जो है, ठीक है, उनको भी 3 साल का जो इलेक्शन दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस उनको भी दिया गया है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सिविलियन एम्प्लॉयंस हैं उनको भी आपका 8 साल का जो है इलेक्शन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका जो फॉर्म है जो 24 फरवरी 2025 से भरे जाने वाला है। और इम्पोर्टेंट खबर और क्या है इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी का मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की। क्या अपडेट दिया गया है? वेबसाइट के माध्यम से जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, एम्स की वेबसाइट से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए। चलिए, अगर जो व्यक्ति डिसेबिलिटीज़ है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स है, तो उनके पास जो है जो सेक्शन 2R के तहत RPWD एक्ट के तहत जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पैटर्न की, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो दोस्तों, नॉर्थ के पैटर्न की बात की जाए तो आपका 2 पेपर लगने वाले हैं। एक आप लगेगा स्टेज 1 जिसको प्री कहा जाता है, नॉर्थ प्री। एक होता है स्टेज 2 जिसको नॉर्थ मेंस कहा जाता है। नॉर्थ प्री के अंदर क्या एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन या फिर जो भी है क्या पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों, स्टेज 1 नॉर्थ प्री की बात की जाए तो ये एक प्रकार का एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले आपको पेपर लगाया जाता है, फर्स्ट पेपर लगता है आपका। अगर इसके अंदर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ जो प्री है, ठीक है। नॉर्थ जो प्री एग्जामिनेशन है इसके अंदर कितने प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर टोटल 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 100 MCQ, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स के प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों बात करें आपके जो है 80 मार्क्स जो है वो आपके नर्सिंग के रहेंगे और 20 मार्क्स जो है आपके जनरल नर्सिंग यानी कि जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं। यानी कि 20 मार्क्स नॉन नर्सिंग के रहेंगे और 80 मार्क्स के जो प्रश्न है यानी कि 80 प्रश्न जो है वो आपके नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड, नर्सिंग बुक से यानी कि नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप अगर 3 प्रश्न आप गलत कर देते हैं लगातार तो आपका एक सही उत्तर क्या हो जाता है, गलत माना जाता है। यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग इसमें होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि जो पेपर है वो कितने सेक्शन में खुलने वाला है। तो एक पेपर जो ये पेपर जो है 100 प्रश्न जो है ये 5 सेक्शन में आपको खुलेंगे। यानी कि आपको हर सेक्शन में 20 प्रश्न हल करने होंगे और आपके 20 प्रश्न को हल करने का जो टाइम दिया गया है वो मिनिमम 18 मिनट दिया गया है। यानी कि 18 मिनट में आपको 20 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देयर विल बी सीक्वेंस इन विच ईच सेक्शन विल बी इनेबल्ड टू व्यू आंसर क्वेश्चन, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेक्शन को खोलेंगे और ध्यान रहे दोस्तों, एक सेक्शन को खोलने के बाद में अगर आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं तो आप वापिस दूसरे पिछले वाले सेक्शन पे नहीं आ सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन जो है आपका ऑटोमेटिकली सबमिटेड हो जाता है। अगर आप सबमिट नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा 90 मिनट होने के बाद में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या रखे गए हैं। तो दोस्तों बात कर लें कि EWS कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ मार्क्स जो रखे गए हैं वो 50% आपकी आनी ज़रूरी है। इसी प्रकार से OBC के लिए 45% आपका आना ज़रूरी है और SC ST कैंडिडेट के लिए 40% आपका ज़रूरी है आना मिनिमम। और PWD कैंडिडेट की बात की जाए तो 5% आपका आना ज़रूरी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफाई मार्क्स के लिए जो मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसे व्यक्ति जो कि इन क्वालिफाई मार्क्स को से ज़्यादा नंबर लाते हैं यानी इतने नंबर लाते हैं तो वो क्या है अगले एग्ज़ाम के लिए यानी कि अगले जो पेपर है यानी कि मेंस स्टेज 2 उसके लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे और उनको उस पेपर में बिठाया जाएगा यानी कि एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। कैंडिडेट जो सिलेक्शन जिनका हो जाएगा प्री के अंदर वो ईच कैटेगरी के अनुसार जो उनका सिलेक्शन होगा, जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, SC ST और EWS कैंडिडेट के अंदर उनके उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होने वाला है स्टेज 2 के लिए, ठीक है।
जो भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए हैं सभी को स्टेट सेकंड के अंदर एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। ठीक है। अगर आपको टाई होता है अगर आपके बीच में, यानी कि एक ही प्रश्न पे एक ही रैंक पर अगर दो स्टूडेंट हैं तो उनको क्या है स्टेट सेकंड के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो पेपर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि कैंडिडेट क्वालिफाई हो गया है बट नॉट कॉल्ड फॉर स्टेट सेकंड एग्जामिनेशन तो उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं नॉट सेट के लिए जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका स्कीम क्या रहने वाला है। तो नॉट सेट मेंस के लिए आपका जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 180 मिनट मिलेंगे आपको, जिसमें 160 एमसीक्यू क्या होंगे आपके अल्टरनेटिव मैनर में आएंगे। ठीक है। और नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड होंगे, अल्टरनेट क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। और बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके रहने वाली है, यानी कि 160% जो है आपके नर्सिंग के आएंगे सारे क्वेश्चन, इसमें नॉन नर्सिंग नहीं है। और अल्टरनेट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सिलेबस वाइज। और 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और क्वेश्चन की बात की जाए तो 4 सेक्शन में प्रश्न खुलेगा, यानी कि कोई जो पेपर जो है 4 सेक्शन में खुलेगा। हर सेक्शन 45 मिनट का दिया जाएगा और हर सेक्शन में यानी कि 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। इसी प्रकार से आपके टोटल 4 सेक्शन खुलेंगे, 40-40 मिनट के 4 सेक्शन आपके खुलने वाले हैं, जिसमें आपके 40 प्रश्न दिए जाएंगे और 45 मिनट आपको मिनिमम समय दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट कि देयर विल बी सीक्वेंस ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन का सीक्वेंस होगा विच विल बी इनेबल्ड आफ्टर द आंसर क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप टाइमिंग ख़त्म होने से पहले तक अगर पेपर को सब सेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे, इसलिए आप टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 180 मिनट आपको दी जाएंगे, 180 मिनट में आपको 160 प्रश्न करने होंगे। ठीक है। आपको मार्क ऑफ द रिव्यू और स्क्रिप्ट क्वेश्चन का भी क्या दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। क्वालिफाइड मार्क्स की बात की जाए तो वही नॉट सेट के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स हैं और इरेगुलर्स कैंडिडेट उनके लिए 50% क्वालिफाइड मार्क्स रखे गए हैं। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपके 45% मार्क्स रखे गए हैं। और SC ST कैंडिडेट के लिए आपके 40% मार्क रखे गए हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं CBT एग्जामिनेशन की। तो आपके जो CBT एग्जामिनेशन है वो मल्टीपल शिफ्ट में कराई जाएगी और इसके बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपका अपडेट है। अब बात कर लेते हैं अगर आपको किसी व्यक्ति का जो है टाई हो गया है, यानी कि एक ही रैंक पर एक ही नंबर पर दो व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनका बर्थ डेट ओल्डर है, यानी कि जो जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, मतलब कि डेट जो इनकी एज जो है ज़्यादा है, तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर फिर भी आपका जो है टाई हो जाता है तो आपने कितने रॉन्ग आंसर किए हैं, नेगेटिव मार्क्स किए हैं, उसके अनुसार जो है आपको सिलेक्शन होने वाला है, प्रायोरिटी दी जाएगी अगर टाई होता है तो। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर बात करें तो आपके जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट्स जो हैं उनके अंदर सिलेबस दिया गया है, उस हिसाब से आपकी तैयारी होने वाली है। बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट और एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में। तो जो है इसके बारे में जो पब्लिश कर दिया गया था 20/1/2023 को, वो आप पढ़ सकते हैं नॉर्सेट की जो MC वेबसाइट पर जाकर। ठीक है। उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में चॉइस फिलिंग बनाया जाएगा आपसे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट और अपडेट्स की। तो ये बिल्कुल अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि इस बार नॉट सेट वैकेंसी जो है वो उसके अंदर काफ़ी सारे जो भी है इम्पोर्टेंट वैकेंसी के अंदर और भी ज़्यादा ऐड ऑन होगी वैकेंसी काफ़ी सारे एम्स की, जिसमें पहला एम्स आता है आपका एम्स भटिंडा। ठीक है। एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयपुर और सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेस एम्स कैफिम्स। इसके अंदर जो है सभी प्रकार की जो भी
नर्सिंग पोस्ट निकलेगी वो जो है आपकी किसके द्वारा फिल होगी, नॉट सेट 8 को आपको क्वालिफाई करना होगा एग्ज़ाम को। तो इन सभी एम्स के अंदर जो है सीट जो है खाली है, जिनका लिस्ट भी निकल के आ जाएगी, तो आप तैयारी इस हिसाब से कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो डिसीजन लिया गया है फोर्थ मीटिंग सीआईबी की जांच के अनुसार, तो 80-20 यानी कि 80-20 रेशियो जो है इस वाले नॉट सेट के अंदर भी बना रहेगा, नॉट सेट एंटर वैकेंसी के अंदर। यानी कि 80% जो सीट्स हैं वो वुमेंस के लिए यानी गर्ल्स के लिए जो है होने वाली है, और 20% सीट जो है 20% वो बॉयज़ के लिए अंडर में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 साल का जो है एक्स सर्विसमैन जो है अगर ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल का जो है आपके पास होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स अगर है, और अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 6 साल आपने काम किया होना चाहिए मिलिट्री सर्विसेज में, और एक्स सर्विसेज में है आप ST SC है कैंडिडेट्स तो 8 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट अपडेट था वैकेंसी के बारे में, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो सामने माई पेज वाला ऑप्शन पे जाके आप टोल फ्री नंबर पर डायल कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ अपडेट है वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताना चाहा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।